सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या एबायोटिक कंपोनेंट्स देखे थे। ओके, अब देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है। तो देखिए, पहली बात है ये फॉरेस्ट क्या होता है, आपने पता है ना, अपने जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या होता है ना, हमारा प्लांट कम्युनिटी होता है जिसमें पेड़ होता है। ऑब्वियसली देखिए एनिमल्स भी होते हैं, वो अलग बात, वो भी बात है। और दूसरा तरह का वुडी वेजिटेशन होता है जो एक लार्ज या ज्यादातर एरिया ऑक्यूपाई करता है। चलिए इसके रीड करते हैं। फॉरेस्ट इज अ प्लांट कम्युनिटी प्रीडोमिनेंटली ऑफ ट्रीज। बड़े बड़े पेड़ आप देखेंगे, जंगल आप जहां भी देखेंगे, आपको मूवीज वगैरह में भी देखे, या फिर आप सोचिए कि एनिमल प्लैनेट वगैरह में भी देखा होगा आपने। ठीक है, तो फॉरेस्ट में क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ प्रीडोमिनेंट होते हैं। और दूसरा वुडी वेजिटेशन होता है, ठीक है, जो एक लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब देखिए इन इट्स नेचुरल नेचुरल स्टेट में क्या होता है ना, फॉरेस्ट जनरली फिक्स रहता है। ओके, और उसका एक सेल्फ रेगुलेटेड कंडीशन रहता है, मतलब वो देखिए लंबे मतलब लंबे टाइम तक वो उसी तरह का रहेगा। ठीक है, कंडीशंस रेगुलेटेड रहेंगे, ऐसा नहीं कि भाई बहुत फर्क पड़ रहा है, उसी तरह का रहेगा। ठीक है, अब देखिए उस फॉरेस्ट का डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होगा। ऑब्वियसली क्लाइमेट होगा, कि कैसा क्लाइमेट है वहां पे, सॉइल कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है वहां का। ठीक है, वहां का लोकेशन कैसा है, किस तरह का है वो। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हम लोग का जो सॉइल है उसको वेजिटेशन भी अफेक्ट करता है कि आपका किस तरह का वेजिटेशन है ना, उस हिसाब से भी तो सॉइल होता है। ओके, तो ये सब चीजों का एक रिलेशनशिप है। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे मतलब सोचिए वो जो भी आपका फॉरेस्ट है। ठीक है, अभी हम लोग अलग अलग फॉरेस्ट पढ़ेंगे, वहां का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एनवायरनमेंट है, सब इंटर रिलेटेड है। ठीक है, मतलब या नेचर में सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है, हमने ये पहले भी पढ़ा है। जैसे बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट इंटर रिलेटेड है, उसी तरह की बात है ये। ठीक है, अब हम आएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखिए ये चीज ना आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होता है ना, इक्वेटर के पास होता है। इक्वेटोरियल एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, सिक्स्थ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, ज्यादातर नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में होते हैं, सेंट्रल अमेरिका में होते हैं, सेंट्रल अफ्रीका में होते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं, और बहुत सारे आइलैंड होते हैं इंडियन और पैसिफिक ओशन के। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन रिवर बेसिन, ठीक है, इन ब्राजील। ओके, ये रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन रिवर बेसिन इन ब्राजील आर द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये कितना मतलब एरिया कवर करते हैं, 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इसका मतलब ये कम से कम जो टोटल हमारा फॉरेस्ट है उसका आधा है, टोटल रेन फॉरेस्ट है उसका हाफ है। ओके, encompassing around half of the total rainforest of the world. Okay, the second largest area of the forest is Congo river basin in Africa. अफ्रीका जब आपने पढ़ा होगा सिक्स में ही पढ़ते हैं हम लोग ये अफ्रीका अमेरिका। ठीक है, तो आईसीएसई बोर्ड में। ओके, द सेकेंड लार्जेस्ट एरिया ऑफ दिस फॉरेस्ट इज द कॉन्गो रिवर बेसिन ऑफ अफ्रीका अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। ओके, ये हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब देखिए फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसमें बताएगा। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है ना, एवरेज एनुअल टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये देखिए अब अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा टेम्परेचर तो नहीं है भाई। अभी तो समर्स में यहाँ पे नॉर्थ के साइड में, मतलब हम लोग के इधर तो कम से कम 42 43 चला जाता है, तो ये 17 क्या ही है ना। और एवरेज रेनफॉल जो है वो 240 सेंटीमीटर ईयर है। ठीक है, सालाना में 240 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कंडीशन जो क्या करते हैं ना, क्या फेवर करते हैं, थिक और डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब ये जो फॉरेस्ट होता है ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपने भी फोटो देखा था इस वाले पेज में, देखिए कितना डेंस है ये सब, मतलब बहुत डेंस होगा क्योंकि बारिश वगैरह भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर भी उतना रहता नहीं है भाई, तो ठीक है 240 सेंटीमीटर है ईयर, अच्छा खासा बारिश है। ठीक है, सच कंडीशंस फेवर द ग्रोथ ऑफ थिक एंड dense evergreen forests. Okay, soil of this area are of poor quantity, yet other conditions harm. देखिए इसका सॉइल उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी दूसरे कंडीशंस जो है बारिश वगैरह, वो मतलब लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट को प्रेफर करते हैं, मतलब वो तो ठीक है अच्छा ग्रो करता है, एवरग्रीन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना जो सॉइल के, वो लीच, देखिए अब देखिए बारिश देखो एक ऐसी चीज है ना, अब बारिश देखिए हर चीज का प्रोस एंड कॉन्स होता है, जैसे की बात है। ठीक है, देखिए पानी मिल रहा है आपके प्लांट को, ठीक है, सूखा नहीं पड़ रहा है, लेकिन भाई वही ज्यादा बारिश होता है तो लीचिंग हो जाता है। मतलब जो मिनरल, जो टॉप सॉइल पे जो मिनरल्स है टॉप लेवल उस पे, वो क्या होता है बारिश की, ज्यादा बारिश की वजह से वो नीचे लीच हो जाते हैं। ठीक है, हैवी रेनफॉल की वजह से। ठीक है, इस वजह से जो ह्यूमस होता है, हमने भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, ह्यूमस ये क्या करता है ना, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, तो क्या होता है ना वो खत्म हो जाता है।
और अब सोचिए कि टेम्परेचर भी, अगर हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो फॉलन लीव्स होते हैं, जो मतलब पत्ती वत्ती वगैरह गिरता है ना, वो हाई टेम्परेचर मॉइस्चर की वजह से वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट वेजिटेशन में रिटर्न हो जाते हैं। ओके, हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर क्विकली डिकम्पोज द फॉलन लीव, जो लीव्स गिरते हैं उसको डिकम्पोज कर देगा भाई। मॉइस्चर, ये सब मॉइस्चर में तो हाई टेम्परेचर में डिकम्पोज होता ही, आपको पता है ना। तो जनरली भी यही फैक्टर है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, देखेंगे दूध दूध सड़ जाता है, जो माइक्रोबियल से वो उसका ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। एंड रिटर्न, तो इससे क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स को वेजिटेशन में रिटर्न कर देते हैं वापस। यही तो हमने पढ़ा था ना, वही बात है कि सोचिए कि जो डेड एंड डिकेइंग चीजें वो डिकम्पोज होके फिर वापस वो हमारे वेजिटेशन में आ जाता है, सॉइल में, ठीक है। व्हेन दीज फॉरेस्ट आर क्लियर, जब ये फॉरेस्ट को आप क्लियर करते हैं तो ये सॉइल ना बहुत अच्छा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं वो कर पाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि भाई बहुत उपजाऊ, जैसे हम हिंदी में कहते हैं उपजाऊ नहीं होगा ये सॉइल, ठीक है, उतना अच्छा नहीं। वहां पे देखिए बाकी कंडीशंस की वजह से प्रोमिनेंट ग्रोथ हो, एवरग्रीन है वो, लेकिन जैसे इसने यहाँ बताया ना, क्योंकि लीच हो जाते हैं वो बहुत, तो बहुत उपजाऊ या फर्टाइल नहीं हो रह जाता है वो, ठीक है। अब यहाँ के फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो रेन फॉरेस्ट है बहुत डाइवर्स इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब फ्लोरा, प्लांट, एनिमल्स सब बहुत डाइवर्स है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे धरती का 7% ही कवर करता है, फिर भी इसमें 50% जो टोटल एनिमल और प्लांट है ना, उसका 50% होता है इसी रेन फॉरेस्ट में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्स इकोसिस्टम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया इज डाइवर्स, डाइवर्स कंट्री, मतलब हमारे यहाँ भाई कितने तरह के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग, मतलब सोचिए धर्म के लोग, अलग अलग जगह में आप देखेंगे अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग जात और धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। उस तरह ये भी डाइवर्स है, मतलब 50% प्लांट और एनिमल यही मिल जाता है आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। अब देखिए 1 हेक्टेयर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट्स मोर देन 600 स्पीशीज ऑफ ट्री, मतलब सोचिए 1 हेक्टेयर में 600 स्पीशीज से ज्यादा पेड़ है, ठीक है। जो मेजर, आप तो ये यही सब चीजें आपको याद रखना। देखिए आप इसमें क्या क्या याद करेंगे, कुछ जनरल प्रॉपर्टी याद कर लीजिए कि जैसे सॉइल है उसमें लीचिंग बहुत होता है, ये याद कर सकते हैं। टेम्परेचर आपको याद करना है कि 17 डिग्री सेल्सियस है, रेनफॉल आपको पता है करना चाहिए, याद करना है कि 240 सेंटीमीटर इन अ ईयर है। इसके अलावा कौन कौन से पेड़ मिलते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए ना, कि कौन कौन से पेड़ मिलते हैं। फिर आपको एग्जाम्पल याद करना है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलता है, जो हमने पढ़ा है अभी, सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, ये ठीक है। और इसका जो पेड़ है, मेजर पेड़, प्लांट, ट्रीज, फ्लोरा, ये आपको याद करना है नाम, ठीक है। कपोक, महोगनी, महोगनी आपको पता है, रोजवुड, ये सब हम लोग ज्योग्राफी में पहले ही पढ़ते हैं, और ये आईसीएससी का ही ऑब्वियसली सिलेबस, तो आपने पहले पढ़ा होगा। रोजवुड, फर्न्स, मॉसेस, एपीफाइट्स और ऑर्किड्स, ठीक है। 90% जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं, और ज्यादातर बीटल होते हैं, ठीक है। लीफ कटर एंड, ओकापी, गैलागो, टापीड्स, एलिफेंट्स, गोरिल्ला, अगाउटिक्स, ठीक है, अगाउटिस, वाइल्ड पिग, मंकी, आई आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट एनिमल्स ऑफ दिस फॉरेस्ट, ठीक है। तो एनिमल प्लांट्स देखिए कुछ कुछ याद कर लीजिए, रेनफॉल के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, कहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक है, इतना ही। और ये भी कि फॉरेस्ट इज अ प्लांट कम्युनिटी प्रीडोमिनेंटली ऑफ ट्रीज एंड अदर वुडी वेजिटेशन ऑक्यूपाइंग अ लार्ज एरिया, जो पहला स्टेटमेंट था हमारा, ठीक है। मेजर याद कीजिए, बाकी सब तो देखिए अब इतना समझ के पढ़ने के बाद आप बाकी सब तो लिख ही लेंगे ना, कि एवरग्रीन होते हैं, लक्ष्यरेंट ग्रोथ होता है, ठीक है। सॉइल उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, ऐसा नहीं कि भाई आप बाद में वो काट देंगे, मतलब पेड़ हटा के उसको एग्रीकल्चर में यूज कर लेंगे, उपजाऊ नहीं होता है, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा होती रहती है ना भाई कि लीचिंग हो जाता है सॉइल का, ठीक है। अब टेम्परेट, अब दूसरे पे आएंगे, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ठीक है। फिजिको-केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज फॉरेस्ट ग्रो इन द एरियाज ऑफ माइल्ड टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा माइल्ड होता है, ओके, और रेनफॉल बहुत यहाँ पे हैवी होता है, और इसका ये वो इक्वेटोरियल था, इक्वेटर के आसपास थोड़ा था, ठीक है। और हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल ये आपको ध्यान में रखना है। और तो देखिए एवरेज एनुअल टेम्परेचर वहां पे 17 डिग्री सेल्सियस था ना, आपको ये ध्यान में देना है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हाई टेम्परेचर रीजन था, हमने यहाँ पर देखा दिखाया था आपको ना, हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल। 17 डिग्री सेल्सियस देखिए एवरेज एनुअल टेम्परेचर था, ठीक है, लेकिन एवरेज एनुअल ही आपको ध्यान में रखना है, लेकिन वो हाई टेम्परेचर रीजन है। 17 डिग्री सेल्सियस देखिए अगर ऐसे बात करें तो ज्यादा नहीं होता है, पर आप ये भी तो देखिए कि एवरेज एनुअल टेम्परेचर है। जबकि हम इसकी बात करें ना, टेम्परेचर और टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो यहाँ पे टेम्परेचर उतना नहीं होता, माइल्ड टेम्परेचर, रेनफॉल लेकिन बहुत हैवी होता है, ठीक है। और इस टेम्परेट एरियाज में क्या होता है ना, जैसे जो वेस्टर्न पार्ट, जो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट होते हैं वो बहुत उसपे तेज रेनफॉल होता है, कहाँ से, वेस्टर्ली विंड, ये भी आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, वेस्टर्ली विंड से, ठीक है। इन सब ट्रॉपिकल एरियाज
जो ईस्टर्न पार्ट, जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, वहां जो ईस्टर्न पार्ट है कॉन्टिनेंट का, वो ट्रेड विंड से उसको रेनफॉल मिलता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, ये जो पॉइंट है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। The western parts of the continent receive heavy rainfall from westerly winds. In subtropical areas, the eastern part of the continent receive rainfall through the trade winds. Okay? तो हेवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पे भी वही बात है भाई, एवरग्रीन है साल में, ठीक है। ये जो कैनोपी है वहां से धूप जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। इसीलिए ग्राउंड वेजिटेशन बहुत अच्छा डेवलप है, मतलब ग्राउंड में भी वो अच्छा खासा डेवलपमेंट है, मतलब प्लांट्स ट्रीज का। ग्राउंड ट्रीज नहीं, मतलब आप प्लांट्स कहेंगे। देयरफॉर ग्राउंड वेजिटेशन इज वेल डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ एपीफाइट्स होते हैं, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका और ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। ये आपको देखिए, ये जो चैप्टर है ना, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये रखने वाला है, बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं, क्योंकि देखिए टेम्परेचर आपको याद करना है, कितना रेनफॉल होता है, कैसा सॉइल होता है, कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। ये वेस्टर्ली विंड्स, ट्रेड विंड्स के बारे में आपको तो याद ही करना है, ठीक है। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, दे ग्रो इन चिली एंड न्यूजीलैंड। इसको चिली कहते हैं, ठीक है, चाइल्ड नहीं कहते हैं। हम लोग जब स्कूल में थे 7th में, तो ये चैप्टर था, तो लगता था इसको चिली कहती थी टीचर, तो हम लोग सोचते थे क्यों कह रही है, पर इसको चिली कहते हैं, चाइल्ड नहीं कहते हैं। ओके, हम लोग चाइल्ड कहते थे इसको। ओके, फ्लोरा एंड फौना ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए टेम्परेट फॉरेस्ट का फोटो, ठीक है। कॉनिफर्स और ब्रॉड लीव्स ट्रीज मेकअप दीज फॉरेस्ट। कॉनिफर होता है ब्रॉड लीव्स, बड़े बड़े पत्तियों वाला, ठीक है, फैले। बट कॉनिफर्स आर वेरी लार्ज इन साइज। कॉनिफर्स बहुत बड़े साइज में लार्ज होते हैं। रेडवुड, हेमलॉक, ओक, मैग्नोलिया एंड स्प्रूस आर द इंपॉर्टेंट ट्रीज, ठीक है। देखिए आज हमने जो पढ़ा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसमें ऐसा कुछ समझने का है नहीं। अगली क्लास में हम फूड चेन से पढ़ेंगे, वो बहुत समझने वाली चीज है। अब देखिए आप खुद ही सोचिए कि फ्लोरा फौना ये सब तो है जो है ना, सिर्फ कोई क्या समझा सकता है ज्यादा से ज्यादा आपको, ठीक है। तो बस आपको सब ये फैक्टर्स याद करना है कि किसमें बारिश ज्यादा है, टेम्परेचर कहाँ ज्यादा है, और वो ये भी ये मेन है ना कि वो फॉरेस्ट कहाँ लोकेटेड है, मतलब कौन कौन सी जगह पे ऐसे फॉरेस्ट है, ठीक है। फिर हम अपने अगली क्लास में फूड चेन से पढ़ेंगे। फूड चेन से बहुत इंटरेस्टिंग है, फूड चेन, फूड वेब, ये सब क्योंकि हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं ना, तो बहुत मजेदार होता है। जबकि अब ये सब फ्लोरा एंड ये सब उतना नहीं मजेदार होता है, मतलब मजेदार क्या, मतलब पढ़ाने वाली चीज नहीं, अब जो रटना है तो है, ज्योग्राफी टाइप का है थोड़ा सॉर्ट ऑफ। ओके, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।